अमेरिका की हालत देखकर कई लोग डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के युद्ध की तुलना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने, आप याद कीजिए बॉस, जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो उस हमले का मकसद क्लियर था। कब युद्ध खत्म करना है यह भी क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं कि हम किसको मारने के लिए उतरे हैं। लेकिन आप ट्रंप को देखिए बॉस, उस आदमी को कुछ नहीं पता कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, कोई प्लान बी नहीं है, कुछ नहीं है। युद्ध में घुस गए, निकलना कैसे यह पता ही नहीं है। और इसलिए आपको देखना चाहिए कि देश कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, पुतिन घुसे युद्ध में निकल नहीं पा रहे हैं, ट्रंप घुसे युद्ध में निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी युद्ध में घुसे भी और निकल भी आए, अपना काम भी पूरा कर लिया और देश की रॉकेट बनी इकोनॉमी को हिलने नहीं दिया। लिमिटेड युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। आज की डेट में अमेरिका की क्या हैसियत रह गई? दुनिया हंस रही है कि तुम नंबर 1 देश हो, तुम्हारी क्या ताकत जी, तुम्हारा क्या है डिफेंस सिस्टम जी कि ईरान जहां मन कर रहा है वहां मार दे रहा है। आप सोचिए भारत की ताकत, अपने सैनिकों का शौर्य, कि ऐसे ही ड्रोन आते थे लेकिन कहीं ड्रोन घुसने नहीं दिया हमारी सेना ने, ऐसे ही मिसाइलें दागी थी पाकिस्तान ने, कहीं फूटने नहीं दिया। इसलिए समझिए जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उसकी अहमियत समझिए बॉस, कि नरेंद्र मोदी कैसे गए, काम हुआ और वापस हम निकल आए भारत। पुतिन से लेकर ट्रंप तक फंसे हुए हैं युद्ध में। ट्रंप चाह रहे हैं कि किसी तरह युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन युद्ध कब खत्म होगा ये ईरान के हाथ में, ऐसा लगने लगा। ईरान ने अमेरिका के आगे युद्ध खत्म करने की 3 शर्तें रखी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इन 3 शर्तों के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध रोकने का एकमात्र यही रास्ता है। उन्होंने कहा कि पहली शर्त है ईरान के निर्विवाद अधिकारों को स्वीकार करो। दूसरी शर्त है युद्ध की वजह से ईरान को अब तक जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। और तीसरी शर्त है भविष्य की आक्रामकता के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय गारंटी लागू करो। अब यह कैसे होगा बॉस? अमेरिका इनकी भरपाई करेगा? तो शर्त भी ऐसी है कि जो पूरी होती लगती नहीं, इसलिए पता नहीं भगवान जाने कैसे यह युद्ध रुकना है। इन शर्तों के लिए तैयार होना ट्रंप और ताकतवर अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी, और वो होंगे ही नहीं, उनका ईगो ही नहीं मानेगा बॉस। इसलिए वो चाहकर भी युद्ध से निकल नहीं पा रहे। लेकिन आप ये भी देखिए कि एक एक दिन अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। आप युद्ध का खर्चा देखिए बॉस। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को भरोसा देके आए थे कि हम अमेरिका को ग्रेट बना देंगे अगेन, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। युद्ध का खर्च देखिए, युद्ध का खर्च, ये अमेरिका के लिए बता रहा हूं आपको, यूएस के लिए। पहले 2 दिन में अमेरिका का खर्च था, पहले 2 दिन उसमें अमेरिका का खर्च हुआ था $5.6 बिलियन, यानी करीब 52,000 करोड़ रुपए। पहले 2 दिन में, मात्र 2 दिन के अंदर। और शुरुआती 6 दिन में अमेरिका का खर्च हुआ है, शुरुआती 6 दिन अगर आप देखिएगा उसमें कितना खर्च हुआ अमेरिका का, वो है $11 बिलियन, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1 लाख करोड़ प्लस। जबकि दुनिया के 60 देशों का सालाना बजट 1 लाख करोड़ रुपए से कम है या उसके आसपास है। और अब ये तो आपको शुरुआती 6 दिन का बता रहा हूं बॉस, आज तो हम 13वें दिन तक पहुंच गए हैं, तो ये 1 लाख करोड़ पे थोड़ी रुका होगा। ये आंकड़ा सिर्फ 6 दिन का है, जबकि आज युद्ध का 12वां दिन है। सोचिए अमेरिका को यह लड़ाई कितनी महंगी पड़ रही है, और अगर यह युद्ध और लंबा चला तो खर्चों का आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। युद्ध में हो रहे खर्च की यह जानकारी ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस की एक ब्रीफिंग में सांसदों को दी। कुछ अमेरिकी सांसदों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन युद्ध के लिए कांग्रेस से करीब $50 अरब की फंडिंग की अपील कर सकता है। इसी बीच ईरान पर मिसाइलों की बारिश के बाद अब तेजाब की बारिश हो रही है। राजधानी तेहरान के आसमान में तेजाबी बारिश हो रही है। यह बारिश इतनी खतरनाक है कि इसकी एक बूंद भी शरीर पर पड़ जाए तो फफोले हो जाए। इजरायल ने कुछ दिन पहले एक ही दिन में तेहरान के आसपास 30 फ्यूल डिपो पर एक के बाद एक हमले किए थे। इसी हमले के बाद पूरे तेहरान का आसमान धुएं की मोटी परत से ढक गया। दिन में अंधेरा हो गया था। कई दिनों से तेहरान के लोगों ने सूरज नहीं देखा, क्योंकि आसमान में छाया काला धुआं सूरज की रोशनी को ऊपर ही रोक दे रहा है। अब तेजाबी बारिश ने उसकी मुसीबत और बढ़ा दी है। तेहरान में हो रही इस एसिड रेन की वजह से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा पैदा हो गया। बच्चों और बड़ों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों की शिकायत बढ़ गई है, लोगों की आंखों और स्किन में जलन हो रही है बॉस। तेहरान की इस तेजाबी बारिश में कौन कौन से खतरनाक केमिकल हैं वो भी सुनिए। इसमें हाइड्रोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये केमिकल पानी के भाप से मिलते हैं तो खतरनाक रिएक्शन होता है, जहरीली गैस बनती है और इसी वजह से तेजाबी बारिश होती है।
इस एसिडिक रेन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो सुनिएगा तो आपको डर लग जाएगा। अगर इस बारिश की बूंदें शरीर पर पड़ जाएं तो फफोले हो जाते हैं, चर्म रोग की आशंका रहती है, आंख में पानी की बूंद चली जाए तो आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें जलन शुरू हो जाती है, आंखों की रोशनी अचानक कम हो सकती है, कफ, अस्थमा, गले में खराश जैसी समस्या हो सकती है, सिरदर्द और माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और बारिश के पानी में केमिकल के पार्टिकल कई इंफेक्शन की वजह बन सकते हैं। तो इस तरह की खूंखार बारिश हो रही है ईरान में इस वक्त। सोचिए क्या हो रखा है। लेकिन यह तो ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन उनके बीच में जो हो रहा है उसका इंपैक्ट भारत में क्या है? अगला चैप्टर, सिलेंडर बहाना नरेंद्र निशाना। राहुल गांधी और इंडी ने आज गैस और तेल पर क्या कोहराम मचाया। एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, खाने के मेन्यू से छोले भटूरे भी गायब। ग्राउंड रिपोर्ट में पब्लिक क्या बता रही है? ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया क्या? तेल की दिक्कत अब नहीं होगी क्या? सच क्या है? स्विगी जोमेटो के ऑर्डर पर वॉर का कितना असर? आपके फोन का नेटवर्क भी खा जाएगा युद्ध क्या? और भारत के पास जितना तेल, गैस और जितना आने की उम्मीद, उससे हम कितने दिन सेफ रहने वाले हैं, इसका चैप्टर अब खोलता हूं। ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तेल सप्लाई के लिए बंद करने का ऐलान किया, तब से पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराया हुआ। भारत अकेला नहीं है। भारत के पड़ोसी देश में तो तेल की संकट की वजह से गोलियां चल रही हैं, लात घूसे चल रहे हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन है, बांग्लादेश में बुरा हाल है। भारत में सरकार ने अभी भी भरोसा दे रखा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस और एटीएफ की किसी तरह का कोई संकट नहीं। लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार को यह भरोसा इसलिए देना पड़ा क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने की तस्वीरें आ रही हैं। विपक्ष ने एलपीजी की किल्लत को लेकर सरकार पर हमला किया। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने एलपीजी के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। अब यह वाकई एलपीजी की किल्लत है या फिर ईरान अमेरिका वॉर के बीच लग रही अटकलों को लेकर पैनिक बाएंगे? एलपीजी की किल्लत का सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने इकट्ठा की, लोगों से बात की। स्विगी जोमेटो के ऑर्डर पर कितना वॉर का असर पड़ रहा है? क्या आपके फोन का नेटवर्क चला जाने वाला है? इस युद्ध का कहां कहां इंपैक्ट पड़ने वाला है? गैस और तेल को लेकर राहुल गांधी और इंडी ने क्या कोहराम मचाया है? नरेंद्र मोदी सरकार क्या जवाब दे रही है? भारत के पास कितना तेल और गैस है, कितना आने वाला है, कितने दिन सब सेफ रहने वाला है, आज पूरे डिटेल में आपको समझाने वाला हूं बॉस। ये चैप्टर मिस मत कीजिएगा। लेकिन पहले जो देश में पॉलिटिक्स हो रही है उसकी एक झलक देखिए। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। हम तो सरकार ही फैला रही है। 4 दिन से गैस नहीं मिल रहा है। बाल बच्चा इसे रो रहा है, खाने पीने क्या करें? हम आज 2 दिन से खड़े हैं सर। मैं 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF और fuel oil. ईरान अमेरिका वॉर के बीच एक संग्राम भारत में भी छिड़ गया। सिलेंडर के बहाने राहुल गांधी और इंडी ने मिलकर पीएम मोदी को घेरने के लिए नया मोर्चा खोला। राहुल गांधी और इंडी ने आज संसद से लेकर सड़क तक गैस और तेल पर खूब हंगामा किया। संसद भवन के बाहर राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने देश भर में एलपीजी की कमी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस जवाब को मांगने में कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, मांगना चाहिए। लेकिन सिलेंडर के साथ साथ नरेंद्र सरेंडर भी ले आए, यानी उनका फोकस पब्लिक की तकलीफ कम, नरेंद्र मोदी को घेरना ज्यादा लग रहा है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने पीएम मोदी के खिलाफ जो नारे लगाए, सुनिए एक बार। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी देश से कह रहे हैं कि पैनिक मत करो, और खुद इतने पैनिक में हैं कि संसद तक नहीं आ रहे। सुनिए राहुल गांधी। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं।
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस सही मुद्दे को पकड़ते पकड़ते फिसल जाते हैं। पब्लिक की बात कीजिए ना बॉस, पब्लिक आपके लिए आपको वोट करती है, नहीं भी करती है तो आप पब्लिक के लिए ही नेता बने हुए हैं। लेकिन इनके जीवन का एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से सरेंडर कर दिया, ये बता दो। कभी कभी तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जाके कोने में इनको बोलेंगे, हाँ भाई चल मान भाई, तुम जो सोचते हो वही सही, तुम भी खुश रहो जीवन में, दूसरों को भी रहने दो। क्योंकि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है उससे इनको मतलब नहीं है, इनको बस नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाना है। राहुल गांधी और इंडी वाले ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी कुछ कर ही नहीं रहे, देश में कुछ हो ही नहीं रहा, सरकार एकदम चुपचाप बैठ गई। देखिए सब कुछ 100% ठीक नहीं हो रहा है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए कि इतना बड़ा क्राइसिस है, दुनिया भर में ना क्राइसिस है, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसके बीच भी हजारों भारतीयों को बचाकर खाड़ी देश से भारत लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इस वक्त अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी है। 1 मार्च से 7 मार्च के बीच आपको पता है कितने भारतीय वापस आए हैं? जिस वक्त आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में एयर स्पेसेस जो हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में 52,000 भारतीय एयर स्पेसेस बंद होने के बावजूद 52,000 भारतीय वापस लाए गए। ये आपको बता रहा हूं 1 मार्च से 7 मार्च, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच का खाड़ी देशों से लाए गए 52,000। इनमें से 30,000 से ज्यादा लोग भारतीय एयरलाइंस के जहाजों में लौटे। लेकिन अभी जो राजनीति हो रही है वो एलपीजी के क्राइसिस को लेकर हो रही है। यूपी में अगले साल चुनाव हैं, तो इंडी वालों ने, राहुल गांधी के सहयोगी अखिलेश यादव की पार्टी ने लखनऊ और यूपी के दूसरे शहरों में एलपीजी को लेकर प्रोटेस्ट किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए सरकार को घेरा, सवाल पूछे। देखिए एक बार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलपीजी को लेकर सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। भ्रम तो सरकार ही फैला रही है। अच्छा, सबसे पहले फैसला किसने लिया कि कितने दिन में सिलेंडर भरा जाएगा? तो जिसने ऑर्डर निकाला है कि इतने दिन बाद ही सिलेंडर मिलेगा, उस पर एक्शन क्या कर रही है सरकार? इसका मतलब सरकार ने भ्रम फैलाया है। ये भ्रम किसी और ने नहीं फैलाया। भ्रम अगर फैलाया है तो सरकार ने खुद फैलाया। क्यों ऑर्डर निकाला है सरकार ने? तेल गैस पर विपक्ष की पॉलिटिक्स का जो चैप्टर है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने आज मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संकट का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखिए और हालात पर लगातार निगरानी बनाकर रखिए। आगे पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ का सोशल मीडिया पर पूरी आक्रामकता के साथ जवाब दीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तैयारियां बहुत मजबूत हैं। मौजूदा संकट से निपटने के लिए भारत की पड़ोसियों समेत कई दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर तैयारी है। तेल और गैस को लेकर आज लोकसभा में भी बड़ा हंगामा हुआ। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल गैस के संकट पर जवाब दिया। हरदीप पुरी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल शिपिंग के लिए बंद है, फिर भी भारत इस क्राइसिस को दूसरों के मुकाबले बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है। भारत की क्रूड सप्लाई स्टेबल है क्योंकि इंपोर्ट को पहले ही डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। हॉर्मुज से भारत का 45% क्रूड ऑयल आता था, लेकिन हॉर्मुज से सप्लाई में दिक्कत हुई तो उतना ही तेल भारत ने दूसरी जगहों से इसी बीच में सिक्योर कर लिया। नॉन हॉर्मुज रास्ते से भारत का क्रूड इंपोर्ट पहले 55% होता था, लेकिन अब यह बढ़कर 70% पर पहुंच चुका है। 2006-07 में भारत 26 देशों से तेल खरीदता था, लेकिन आज की डेट में भारत के क्रूड इंपोर्ट के सोर्स बढ़कर 40 देशों तक चले गए। पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो क्रूड की सप्लाई दूसरे सोर्सेज से कर ली, लेकिन क्या हम उतना इंपोर्ट कर पा रहे हैं जितनी हमारी जरूरत है? दूसरे सोर्सेज सप्लाई के बाद भी इंपोर्ट में कितना गैप है मैं आपको बताता हूं, सुनिए जरा। इस वक्त स्थिति क्या है यह आपको बता रहा हूं क्रूड ऑयल के बारे में जो भारत खरीदता है, क्योंकि भारत में कोई बहुत बड़ा तेल का भंडार नहीं है। भारत का हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से भारत का तेल आता है, वो कितना आता है? 45% आता है बॉस भारत का तेल, जो भारत की जरूरत का है। ये आज की डेट में क्लोज है, यानी ये बंद हो रखा है। तो भारत को 45% तेल कहां से आएगा बॉस जब यही रास्ता बंद है? अब हरदीप पुरी खुद कह रहे हैं
कि नॉन हॉर्मूज स्ट्रेट से कितना तेल आता है भारत का? कह रहे हैं 55% आता है। अब बढ़ाकर इसको कितना किया? कह रहे हैं बढ़ाकर इसको हमने 70% कर दिया। यानी